हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से जोहार और जय हिंद। मैं आप लोगों के साथ एज ए मैथ फैकल्टी जुड़ रहा हूँ। ये आपका जो सेशंस होगा, जो भी क्लास होगा, वो प्योर सीजीएल बेस्ड होगा, झारखंड सीजीएल बेस्ड होगा। ठीक है। अभी जो आपके सामने चलेंगे जो भी क्लासेस, वो आपका झारखंड दरोगा में जो 17 का प्री और मेंस का जो भी एग्जाम्स हुआ है, उसमें जो 20 क्वेश्चंस का सेट है, वो आपको एक दिन में 10 क्वेश्चंस, अगले दिन उसी सेट का 10 क्वेश्चंस कराया जाएगा। 10-10 क्वेश्चंस का सेट आपके साथ होगा। ठीक है। विथ फुल कॉन्सेप्ट, फुल एक्सप्लेनेशंस। आपको इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई फार्मूला नहीं चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। आपका सब कुछ यहीं पे कवर होगा। ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, इसका गारंटी लेते हैं हम। ठीक है। और आपको इसलिए अभी ये 10 क्वेश्चंस झारखंड का मतलब दरोगा से मतलब जो भी प्री मेंस का हुआ इसलिए कराया जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो जैसे सीजीएल में जो फॉलो होगा, 30 क्वेश्चंस आपका जीएस, 30 क्वेश्चन झारखंड जीएस, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस मैथ का और 20 क्वेश्चन साइंस का। ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस, ये जो 20-20-20-20 का पैटर्न है, ये सेम पैटर्न्स आपका झारखंड का पीटी का पैटर्न्स है और यही सिलेबस आपका सीजीएल में भी है। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट पैटर्न है, ये झारखंड का जो दरोगा का एग्जाम हुआ है प्री और मेंस, वो बेस्ड है। ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा, एक तो क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, आपको कितना सब चीज़ आता है वो थोड़ा सा रिवाइज होगा, वो सब चीज़ अच्छा होगा। और नहीं भी आता है तो आपका यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट, सारा फार्मूला, सारा डिटेल आपको सब कुछ कराया जाएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं 20 में से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये 20 क्वेश्चन मैथ का हम इग्नोर करते हैं और ये 30-30, 20-20 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन बचे, इसमें 80 नंबर ले आएंगे, 90 नंबर ले आएंगे, हो जाएगा मेरा काम, ये कभी नहीं होगा। आप एक एक मेजर पोर्शन जो 20 क्वेश्चंस का है, इसको इग्नोर करके आप कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो आप इस पर आराम से, जिसका थोड़ा सा वीक है, वीक कुछ नहीं होता, आप बस प्रैक्टिस करिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से होगा, 100% होगा। और सीजीएल का मतलब जो झारखंड का जो क्वेश्चन रहता है मैथ का, वो उतना हाई लेवल का नहीं रहता है, ये फॉर्मूला बेस्ड रहता है और कैलकुलेशन रहता है। 20 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन से पूछा है। ठीक है। तो आपको जो हम कराएंगे आप आराम से करिए। डेली डेली वीडियो आपके पास मौजूद रहेगा, डेली अपलोड होगा। वो 10 क्वेश्चंस का जो होगा आपका अभी फ़िलहाल, जैसा आप आगे कमेंट करिएगा, जैसा आप सजेशन दीजिएगा कि सर ये वीडियो फास्ट है, स्लो है, आवाज़ ठीक नहीं है, सब इम्प्रूव होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे कमेंट करिएगा आप, सब होगा। जो डिमांड करिएगा वो पूरा करेंगे। ठीक है। बस आप केवल जुड़े रहिए। आपको जो यहाँ बताते हैं, जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो कॉन्सेप्ट बोलेंगे, जो अप्लाई करने बोलेंगे, आप बस उतना ही तो करिए। फिर अगर आप साइंस का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन जो आता है, अगर इस पर भी बोलिएगा, इस पर भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करा के रहेंगे। ठीक है। बस आप अपने तरफ से 100% एफर्ट करिए, एफर्ट लगाइए। एग्ज़ाम बस ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अब होने वाला है। हमारे जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन जो सीएम है, ये मेनली स्टूडेंट के मुद्दा पे ही जीत के आए हैं इलेक्शन से। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे, और भी जो भी 2-4-10-20 वैकेंसी होगा ना, वो भी निकाला जाएगा, वो भी होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि रघुवर दास को अगर हरा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो यही एग्ज़ाम के रीजन की वजह से नहीं लेते थे, तो इनको भी हरा सकते हैं। ये भी जानते हैं कि हमें भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा अगर जो हम वादा किए हैं वो पूरा नहीं करेंगे तो। ये कोरोना नहीं आता तो अभी तक एग्ज़ाम हो गया रहता, जैसे ही कोरोना खत्म होगा आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो आप जो ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इसको चिल मार के अच्छे अंदाज में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी आपको एकदम 100% कराया जाएगा आपको क्वेश्चंस। बस आप भरोसा रखिए और जेएल झारखंड लाइव चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके साथ। एक नंबर है, क्या है, 82-32-158, 15-8 है, 158 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। अब आपसे पूछ दिया स्थानीय मानों, आप जो क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर आपको स्थानीय मान नहीं पता है तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है। तो स्थानीय मान होता है क्या है कि जो नंबर दिया है उसके पहले जितना नंबर होगा, जिसका स्थानीय मान पूछ दिया, उसको एज ए 0 काउंट करना है। चलिए इसी को ले लेते हैं, 8, 2, 3, 2, 1, 5, 8। ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान पूछा है आपके, किससे पूछा है, 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ देखिए आप, 1 2 ये है, 1 2 ये है। ठीक है। तो ये 2 का स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके पहले कितना अंक है, देखिए, एक ये 3, 1 2, ये भी 2 लेना है आपको, ये नहीं कि ये 2 मतलब स्थानीय मान में अगर नहीं लेना है। एक ये कितना हुआ, 5 हुआ। तो ये आपको 2 पर 5 0, 1 2 3 4 5, इस 2 पे आइए। इस 2 पे पहले कितना अंक है, 1 5 8 3, 1 2 तो 3 0 हो गया। अभी दोनों को घटा देता है, अंतर ही पूछा है ना, तो घटा दीजिए, कितना आएगा, 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 9 हो जाएगा, और ये एक ले लिए थे तो एक बचा, कितना बचा, 1,98,000 है ऑप्शन, देखिए ए नंबर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये नंबर। तो इससे स्थानीय मान आपको पता चल गया, और इसको माइनस करके पूछा है। जिस नंबर का स्थानीय मान पूछा उसके पहले जितना अंक है उतना 0।
ठीक है। तो यहाँ 5 अंक था इस 2 के लिए तो 5 जीरो लिए, इस 2 के लिए 3 अंक था तो 3 जीरो लिए और दोनों को घटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है किसी संख्या में 9 से भाग देने पे शेषफल 8 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 8 बचता है, ठीक है। और तो उससे दोगुनी संख्या में 4 से भाग देने पे, फिर 4 से भाग देने पे, तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 8 बच रहा है, फिर 4 से भाग देने पे उसको 2 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए। तो अगर ऐसे में जो बच रहा है जिसे फिर भाग देना है, अगर वो पूरा पूरी कट जाए, जैसे 8 बच रहा है और 4 से फिर भाग देना है, तो ये पूरा पूरी अगर कट जाता है तो ऐसे केस में हमेशा शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। 12 रहे, 16 रहे, 20 रहे, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1 से 100 के बीच की तुलना कितनी अभाज्य संख्या इकाई अंक 3 है। मतलब 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य ऐसी संख्या है जिसकी इकाई अंक 3 है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक और खुद से डिवाइड हो जाए, सेल्फ से एक और खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक और किससे? खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, और ये क्या है? इकाई अंक 3 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लीजिए आप, अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल लीजिएगा तो 3, 5, 7, 11, ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। ये आप देखिए 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। अब इकाई अंक 3 क्या पूछ रहा है? इकाई अंक 3। इकाई अंक किसको बोलते हैं? इकाई अंक मान लीजिए कोई नंबर है 38795 2, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। इसका इकाई अंक पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? 2। इसका इकाई अंक क्या है? 2। तो ऐसे ही 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है जिसकी इकाई अंक 3 है, ठीक है। तो चलिए, तो 1 से 100 के बीच में पूछा है, ठीक है। तो देखिए 3 ऑब्वियस ही होगा, 3 का ही इकाई अंक पूछा है तो 3 होगा। और ये अभाज्य संख्या भी है क्योंकि 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 3 के बाद क्या? 13। 13 इसलिए लेंगे क्योंकि 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, अभाज्य संख्या और इकाई अंक इसका 3 है। 23, 33 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो 3 से कटेगा, 11 से कटेगा। 43, 53, 63 नहीं लेंगे। 63 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो हम क्या लेंगे? 73 और 83। 83 के बाद 93 नहीं, 93 नहीं ले सकते क्योंकि वो 3 से कट जाएगा, 9 3 12 93। तो अब कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 संख्या है तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सी। यही पूछ रहा था आपसे। इसमें देखिए आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ भी 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 3 है। तो ऐसी अभाज्य संख्या जिसका इकाई अंक 3 है, 1 से 100 के बीच में 7 है, ठीक है। आपके सामने ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 125 से भाग देने पे, किसी संख्या होगा, कोई संख्या नहीं पता, एक क्या कर रहे हैं? 125 से भाग दे रहे हैं। भागफल कितना आ रहा है? 85 तथा शेष 22 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कोई संख्या x ले लिए, कुछ होगा x ले लिए, कितना से भाग दे रहे हैं? 125 से। भागफल कितना आ रहा है? 85। कितना आ रहा है? 85। और शेषफल कितना आ रहा है? 22, 22। तो एक फार्मूला होता है आपका, फार्मूला क्या होता है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हमको फार्मूला पता है या नहीं है फिर भी बनेगा, लेकिन फार्मूला लिख देते हैं आपका। भाज्य इज इक्वल टू भाजक, देखिए जो जो फार्मूला लिख रहे हैं आप याद रखिएगा इसको, अगली बार आप बिना लिखे, आपसे बनना चाहिए बिना लिखे पढ़ाएंगे। भागफल प्लस प्लस है ये शेषफल, क्या? शेष, ठीक है। अब देखिए यहाँ भाज्य क्या है? x है, यही तो निकालना है। भाजक कौन है? 125। भागफल कितना है? 85। और शेष कितना है? 22। अगर इसको गुना करते हैं और जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 10,647, ठीक है। अगर आपको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पता है तो 5 से 5 को गुना करिएगा, 25 25। तो इसको गुना करके कितनों लिखिएगा? इकाई अंक की जगह पे 5 तो लिखबे करिएगा क्योंकि 5 से 5 में गुना हो रहा है। और इस 5 को जब 2 से जुड़िएगा, 22 के 2 से, 1 2 से, तो 5 और 2 7, इकाई की जगह पे 7 तो देवे करेगा। ये 1 4 6 4 तो होगा ही, लेकिन ये 7 हमको पता चल जाएगा कि 7 कन्फर्म शुरू में होबे करेगा इकाई की जगह पे। तो एक ऑप्शन ऐसा डी है जहाँ इकाई अंक 7 है। वैसे आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, 125 को 85 से गुना करिए और प्लस 22 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। खाली ये फार्मूला पता होना चाहिए, भाज्य इज इक्वल टू भाजक प्लस भागफल प्लस शेष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है एक सीरीज दिया हुआ है 80 पदों तक। कितने पदों तक? 80 पदों तक। इसका सम पूछ रहा है क्योंकि बीच में सम है तो सम ही पूछ रहा है। तो 3 + 7
7 + 11। इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या ये कोई खास सीरीज फॉलो कर रहा है कोई। तो देखिए इसमें देखने का तरीका है कि दूसरा टर्म से पहला टर्म को घटाइए, तीसरा टर्म में से दूसरा को घटाइए। जैसे 7 में से आप 3 को घटाइए, कितना आ रहा है 4। 11 में से 7 को घटाइए, कितना आ रहा है 4। 15 में से 11 को घटाइए, कितना आ रहा है 4। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है इतनी सब में। तो ये ऐसे केस में इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है। तो चलिए सम का फॉर्मूला पर बैठाते हैं और बनाते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखिए तो एपी का केस में सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 + 2a इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, तभी पढ़ने का फायदा है। SN = n/2, SN बराबर n/2 इंटू में गुना में 2a प्लस n-1, ठीक है, गुना में डी। तो अब यहाँ n क्या है, n देखिए दिया हुआ है कितना पद, जो पद होता है नंबर ऑफ पद n होता है, वो n कितना दिया हुआ है 80। ये क्या है, ये होता है आपका पहला पद, पहला टर्म। तो ये पहला पद क्या है 3। यहाँ देखिए एक टर्म आया डी क्या होता है, जब अभी निकाले थे कॉमन डिफरेंस घटा के, 7 में से 3 4, 11 में से 7 4। तो यहाँ क्या है, ये 7 में से 3 घटाइएगा तो डी कितना आया 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको फार्मूला पे बैठा देना है। एन के जगह 80 बैठाइए, तो 80/2 क्या हो जाएगा 40। 2a, तो ए के जगह पे 3 बैठाइए, तो 2 तिया कितनी हो गया 6, ठीक है, प्लस n-1। तो n कितना है आपका 80, 80 में से एक जगह कितने बचेगा 79, 7 और 9 79। और d कितना है 4, इसको 4 बैठा दिए यहाँ। अब इसको क्या करना है, गुना ही तो करना है। अभी 4 को 79 से गुना करेंगे तो 4-9 36 के 6 बाकी 3, तो 4-7 28 और 3 31, 316। 316 और 6 कितने हुआ, देखिए आप 316 और 6 हुआ आपका 322, यही ना होगा। अब गुना करिए, 4-2 8, 4-2 8, 4-3 12 और एगो 0 आ गया यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया 12,880 है, ऑप्शन है ये नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखिएगा आप और इस पर बैठा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण घन संख्या क्या होता है, ये सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या होता है एक ऐसा संख्या जिसका घन हो, घन मतलब वो घन मूल हो, मतलब कि उसका क्यूब निकाल सके। तो जैसे हम एग्जांपल में 27 लेते हैं, तो इसका हम पूछे कि घनमूल बताइए, तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप इसको तोड़िएगा 3 गुना 3 गुना 3 में, तो इसका 3 का पावर 3 जाएगा। तो ऐसा संख्या जिसका घनमूल निकले, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 3, ठीक है। वर्गमूल में क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल को पूछेगा तो क्या बताइएगा आप 2। इसी तरह 8 का घनमूल पूछेगा आपका तो 2, ठीक है, 8 का घनमूल, क्योंकि ये पावर में 2 जाता है, यहाँ पावर में 3 जाता है। घनमूल को ही पावर क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं, पावर वही क्यूब होता है, ठीक है। तो इसी तरह पूछ रहा है कि 2145 में ऐसा क्या जोड़े, जैसे कि यहाँ 27 है, उसी तरह ये नंबर बन जाए और जिसका हम घन निकाल सकें, ठीक है, उसका हम घनमूल निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ याद होना चाहिए, पूरा नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि 1 से कम 15 तक आपको याद होना चाहिए घनमूल। जैसे कि देखिए 11 का घनमूल कितना होता है, 1 से तो 10 तक सबको याद होता है, 11 का होता है, नहीं याद है तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अभी बहुत टाइम है। 11 का घनमूल होता है 1331, 12 का घनमूल होता है आपका 1728, ठीक है, 13 का घनमूल होता है आपका 2197। एक तो और याद लिख देते हैं, एक काम भी हो जाएगा। 14 का घनमूल होता है आपका 2744, क्या होता है 2744, इसका क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको इतना पता है, आपके पास नंबर दिया हुआ है 2145, ठीक है, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि 12 का होता है 1728, इसका मतलब ये 12 से 20 ही होगा, ठीक है, 12 से 20 ही होगा, 12 से तो कम होगा नहीं, क्योंकि 1728 से ज़्यादा है। 13 का होता है 2197, तो ये देखिए कुछ कम है 2197 से, उसके नज़दीक जा रहा है, इसका मतलब
कुछ ऐसा नंबर जोड़ेंगे, यहाँ कुछ ऐसा नंबर दिया होगा जो इसको 2197 में कन्वर्ट कर देगा। 14 इसलिए हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 2744 होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जोड़ने घटाने पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि ऐसा नंबर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2145 आपको पता चल गया कि ये 12 का ज़्यादा ही होगा, 14 से कम ही होगा। तो अब 13 का पता है आपको 2197 होता है, तो क्यों ना हम इसमें एक ऐसा नंबर खोजें इसमें जो इसको 2197 तक ले आए। तो यहाँ देखिए 48 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, शुरुआत में 3 होगा, 97 के करीब नहीं जाएंगे। 4 को जोड़ेंगे तो 9, 8 को जोड़ेंगे तो फिर 8 5 13 का 3। अगर हम 52 जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 5 और 4 9, 2197 आता है, ठीक है। तो ये किसका घनमूल हो गया, ये 13 का। तो वही आपको पूछ रहा था, इसको 13 का क्यूब लिख सकते हैं, इसका घनमूल 13 हो गया। यही आपसे पूछ रहा था कि ऐसा कम से कम वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ दें और वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन संख्या 2197 है, ठीक है। तो इसमें 52 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन होगा। तो इसको याद रखने से देखिए कितना फायदा है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको तुरंत बना देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुना 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब ये नहीं करिएगा पेपर पेन लेके एग्जाम में कि इसको क्वेश्चन से एक बार उतार रहे हैं घर की तरह और उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर क्या होता है, एक स्टेप हमेशा वहीं से सोच के पेज पे लिखिए। तो यह कितना हो गया 36, ठीक है। और ये देखिए भागा में जब बोर्ड मास में रहता है तो वो क्या हो जाता है गुना में। तो ये 36 का स्क्वायर है तो हम 36 को 2 बार लिख सकते हैं आराम से। ये भी 36 का स्क्वायर हो गया, बराबर में 49 है। अब देखिए एक 36 कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 36 49 तरफ जाएगा तो 36 गुना 49 होगा। अब देखिए अगर x का निकालते हैं ये वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा तो वर्ग रूट चढ़ेगा दोनों तरफ, ये से हो जाएगा। अब देखिए 36 का क्या होता है 6 और 7 का 49 का क्या होता है 7, ये दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा 42, आगे 42। इसका आंसर क्या होगा सी नंबर, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं कैलकुलेशन करना था तो पहले अपने अपने कर लेते कि यहाँ 36 होगा, 2 36 नीचे आएगा, एक 36 कट जाएगा, एक 36 उधर जाएगा, उसका वर्गमूल 6 और 7 हो जाएगा, गुना होकर 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि सुमित ने 25,000 में एक लैपटॉप खरीद कर उसे 26,500 में बेच दिया। तो इस क्वेश्चन में खरीदा गया को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोलते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य आपका 25,000, ठीक है। और बेच कितना में दिया, तो बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, जितना में बेचा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 26,500। अब देखिए कॉमन सी बात है कि 25,000 में खरीदें 26,500 में बेचें तो लाभ ही होगा, ठीक है। तो लाभ होने के लिए फार्मूला क्या निकल गया, यहीं से फार्मूला निकल गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये देखिए 26,500 में 25,000 घटा दीजिएगा तो कितनी आएगा 1,500 बचेगा, ठीक है, 1,500 हो गया। अभी 1,500 लाभ आ गया आपका। अब पूछ रहा है कि अर्जित लाभ ज्ञात करें, यानी यहाँ परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, एक मिनट लगता है कट गया, चलिए फिर से इसको करते हैं, फिर से करते हैं, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 25,000, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 26,500, लाभ कितना हो गया अभी बताए थे आपको, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको घटाइएगा तो 1,500। तो अब आया लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत होता है आपका लाभ, ये याद रखिएगा, लाभ बटे 100, लाभ बटे नहीं लाभ बटे, एक मिनट, लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा कोई भी लाभ हानि निकालिए आप क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, किसमें क्रय मूल्य, हमेशा नीचे क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य भूल से भी नहीं, क्रय मूल्य नीचे और गुने 100। तो लाभ कितना निकाले 1,500, क्रय मूल्य कितना है देखिए 25,000, 25 पे 3 जीरो गुना 100, ठीक है। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 150 नीचे 25, 25 रकम 25, 25 छक्का 150, कितना परसेंट आ गया 6%। आपका ऑप्शन कौन सा बी, इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी पेन को 56 में बेचने पर 30% की हानि होती है, कितना में 56 पे बेचने पे 30% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा, ठीक है। तो चलिए एक फार्मूला होता है
फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसको फिर रफ करेंगे क्योंकि सॉल्व करना है। एक फार्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत बटे 100। ये लाभ के केस में जब लाभ हो रहा होगा तो एक फार्मूला होता है फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर में इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, जितना प्रतिशत हानि होगा। यहाँ देखिए हानि भी है लाभ भी है, इसलिए दोनों फार्मूला लिख दे रहे हैं आपका, हानि प्रतिशत बटे 100। ये फार्मूला याद रखिएगा आप। विक्रय मूल्य बराबर, नोट करिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, अगर हानि हो रहा है तो उसमें हानि प्रतिशत घटा देंगे, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे, इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, और नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका क्या दिया हुआ है 56 में बेचने पे, ठीक है, तो 30% की हानि होती है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बताए थे आपको, तब लिख देते हैं एक बार और, क्रय मूल्य 100, क्या हानि हो रहा है ना 30% का, तो माइनस हानि लिखेंगे, हानि प्रतिशत बटे 100। तो अब देखिए यहाँ 56 में बेचने पे, तो विक्रय मूल्य तो 56 दिया हुआ है, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य 56 हो गया जिस पर बेच रहा है, क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य x मान लिए। ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत, कितना प्रतिशत हानि 30, तो यहाँ लिखे 30%, मतलब हानि प्रतिशत 30 है तो 30 लिखे बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ आएगा 56 बराबर x, 100 में से 30 गया कितना बचा 70 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब x बराबर 10 इधर गुना होगा, 10 गुने 56, ठीक है, बटे ये 7 आएगा इधर भागा में, 7 8 56, तो 10 8 80, हमारा x आ गया कितना 80, कितना आया x, तो x को क्या माने थे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 80। ठीक है, ये याद रखिए क्रय मूल्य कितना आया 80। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको रफ कर रहे हैं। हमारा क्रय मूल्य x कितना आ गया था, क्रय मूल्य हम निकाल चुके थे 80। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि 20%, 80 तो निकाल लिया, अब 20% लाभ में उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा, तो लाभ वाला फार्मूला लगाएंगे, कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और यहाँ लिखेंगे 100, लाभ हो रहा है ना तो लाभ प्रतिशत प्लस में आएगा, लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, बटे 100। तो आप देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकाल लिए थे 80 गुना 100, लाभ प्रतिशत कितना है 20 लिखेंगे वहाँ, तो 120 बटे 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 ऊपर कट गया, 2 0 नीचे, 12 8 96। तो आपका आंसर क्या हो गया 96। अगर आपको फार्मूला पता है तो मन में ही फार्मूला रखिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटे 100, लाभ प्रतिशत बटे 100। अब इसी में धड़ाधड़ फार्मूला बैठाते चलिए, 80 यहाँ 120 करेंगे, यहाँ 100 करेंगे, इसको काट देंगे, बस यहाँ एक खाली ये लिखना है 80 इंटू 120 बटे 100 और 96 निकाल देना, इतना नहीं लिखना है। ठीक है, आपको बता दिए इसलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को, अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड से, वो बहुत शॉर्ट है, उसको बताते हैं, अगर किसी को वो समझ में आता है तो आप उसी से करिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड, ये बन गया आपका 96 आंसर होगा। ये फर्स्ट मेथड था फार्मूला मेथड, आपको रेशियो मेथड से इसी को बताते हैं। चलिए देखिए रेशियो मेथड से कैसे बनेगा। 30% की हानि है तो 30% को हम 30 बटे 100 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 30% का हानि है ना, तो 10 जब हानि होगा तो ऊपर वाला घटा दीजिएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, अब 20% का लाभ, तो 20 बटे 100 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0, 2 बटे 10, और जब लाभ होगा तो ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, नीचे वाला वही रहेगा, 10 में से 2 जोड़िएगा तो 12। तो ये आपका हो गया क्रय मूल्य। क्यों हुआ क्रय मूल्य बताएंगे आपको अभी। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इसलिए हो गया क्योंकि 10 रुपया में आप खरीदे, क्रय मूल्य क्या होता है खरीदे मूल्य, अब बेचे कितना में 7 रुपया में, तो हानि हुआ ना 30% का, तो वही 30% हानि हम यहाँ लिखे थे। क्रय मूल्य 10 और बेचे कितना में 12 में, तो 20% का लाभ हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट होता है, तो देखिए यहाँ 10 और 10 है। ठीक है, तो अब पूछता है 56 में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 56, तो 1 रेशियो बराबर 7 रेशियो बराबर 56, तो 1 रेशियो बराबर 56 में से हम 7 को भाग दे देते हैं, तो 7 8 56। ठीक है, 8 निकल गया, 1 रेशियो बराबर, तो बोल रहा है कि उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा जो 20% का लाभ होगा,
तो 20% का लाभ वाला कौन है हमारा, ये 12। तो 1:8 निकाले हैं, तो 12 बराबर क्या होगा, इसको 8 से गुना कर देंगे, 12×8 = 96। तो ये हो गया आपका रेशियो मेथड, वो हो गया फार्मूला मेथड। आपको जो समझ में आता है वही करिए। दोनों बहुत शॉर्ट में बनेगा, विदिन मतलब क्या बोलते हैं 45 सेकेंड के अंदर बनेगा, मतलब 1 मिनट तो आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा, 30 पैसा और का औसत क्या होगा। अब लड़का लोग क्या करेगा आपको बताते हैं। देखिए 6 औसत आ गया, चलो जोड़ते हैं जल्दी। 6, 3, 10 + 30/4 ये औसत। ठीक है, आप तो सही किए हैं बिल्कुल। अब इसको ऐसे करेगा 30 और 10 40, 40 और 6 46, 3 49/4। अब इसको गुना भागा करेगा, आंसर नहीं आ रहा है। तो ये आपका गलत मेथड है, आप ऐसा नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते आपको देखिए बताते हैं। आपका एक 6 रुपया में है, एक 3 रुपया में है, ये 10 पैसा में है, तो आप रुपया और पैसा को कैसे जोड़ दीजिएगा। आप एक चीज़ में करिए ना पहले, या तो रुपया में कर लीजिए या तो पैसा में कर लीजिए। तो आप कहिएगा सर कि हम रुपया में क्यों करें या तो फिर पैसा में क्यों करें। तो आप रुपया में इसलिए करिएगा, आपको रुपया में इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑप्शन देखिए ABCD आपको रुपया में है, तो आप रुपया में ही करिएगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रुपया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 6 तो दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। 3 भी दिया हुआ है। अब देखिए 3 10 पैसा है, इसको रुपया में करना है, तो 100 से अगर भागा देंगे तो ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 पैसा में कितना रुपया, 1 रुपया। तो 10 पैसा में कितना रुपया, उसको 100 से भागा दीजिए। और 30 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होगा, 100। और अगर हमको रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर देंगे। 6 रुपया में कितना पैसा, 600 पैसा। 3 रुपया में कितना पैसा, 300 पैसा। अगर यहाँ ऑप्शन रहता पैसा में, किस में रहता, पैसा में, तो हम इसको 600, 300, 10 और 30 जोड़ते। ठीक है, यहाँ रुपया में है तो इसको हम पहले रुपया में कन्वर्ट किए सबको। अब हम 4 से भागा दे सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये औसत निकला, अब ये औसत निकला आपका। ठीक है, अब देखिए 6 और 3 9। अब 100 से एक, अगर ये 100 को अगर आप इसमें भागा दीजिएगा तो दशमलव आ जाएगा 0.10। इसको भागा दीजिएगा, दशमलव वाला 2 अंक पे भागा, इधर होगा दशमलव, ये 0/4। अब इसको जोड़िएगा 30, 0.30, 0.10 जोड़िएगा तो 0.40 होगा, तो 9 + 0.40/4। अब फाइनली जोड़िएगा तो कितने होगा, 9.40, 9.40। ठीक है, ये 9 है, 9.40/4। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए 9.40/4। ठीक है, यहाँ भागा दे देते हैं आपका, जोड़ के कितना आया 9.40/4। अभी 2 जीरो नीचे हटा दीजिए, 2 जीरो होगा क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब इसको 2 से भागा दीजिए, 2 दहें 2 दूनी 4, 1 0 होगा। अब 2 से करिएगा 94, तो 47 दुना 94 होता है। अब फिर 2 से करिए, 2 दहें 20, और इसको करिएगा 47 को पूरा पूरी नहीं लगेगा, 23.5 बार में लगेगा क्योंकि 23.5 दूना 47 होता है। तो कितना आ गया आपका 23.5/10। इस 23.5/10 को फिर भागा दीजिएगा, यहाँ 0.5 के बाद में है तो 1 दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.35। खाली कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। तो की होगा 2.35 बी होगा आंसर। ठीक है, तो आपको कल इतने करना था एवरेज में कि 10 पैसा को रुपया में बदलना था, जो कि 100 से भागा दिए, 30 को रुपया में बदलना था, 100 से भागा दिए बटे 4। अब बाकी कैलकुलेशन है, 6 में से 3 को जोड़े 4, और ये 0.3 और इसको जोड़े तो कितना हो गया 9.40। 9.40 को हम 4 से भागा दिए, हमारा कट कुट के आ गया 2.35। ठीक है, आपको जैसे मर्जी, जितना आसान जैसे लगता है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। खाली कॉन्सेप्ट यहाँ यही था कि पैसा को रुपया में बदलना है, उसके बाद जोड़ना है। ठीक है, तो आज का सेशन यही था 10 क्वेश्चंस का। आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, कि स्लो था, क्या था, लो था, कुछ भी, मतलब जो भी आपको कमी लगे आप बताइए हमें, हम उसको इम्प्रूव करने का बहुत कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कोशिश करेंगे कि आपका सारा मतलब जो भी होगा वो ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।